स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्क्रीमिंग स्टोरीज में। तो आज का एपिसोड शुरू करते हैं। राज रहना बेहतर है। बिरजू पर इन सब घटनाओं का बहुत असर पड़ा था। उसने अंगद से कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम ऐसी स्थिति में सोच भी कैसे सकते हो। कोई भी इंसान एक असली पिशाच का सामना करके और इतनी क्रूर हत्या देखने के बाद भी सोचने की स्थिति में कैसे रह सकता है। अंगद बोला, यकीन मानो मैंने इससे कई गुना क्रूर हत्याएं होती देखी हैं। तुमने जो देखा वो तो कुछ भी नहीं था। मैं समझ पा रहा हूं कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तुम भूत प्रेत पिशाच जैसी पैरानॉर्मल शक्तियों में विश्वास नहीं रखते, लेकिन आज एक जिंदा पिशाच को सामने देखकर तुम्हारी सारी अवधारणाएं धरी की धरी रह गई। ऊपर से अपने सामने ही ऐसी क्रूर मौत देखकर तुम अंदर से पूरी तरह हिल गए हो। लेकिन मेरी भी परिस्थिति समझो। मेरे पास वक्त कम है। तुम अगर पिशाच से लड़ने में मेरी मदद करोगे तो गांव वालों को एक बड़ी आफत से मुक्ति दिला दोगे। किसी को खौफ के साए में जीकर अपनी मेहनत से कमाई गई फसल का एक हिस्सा अर्पित करने की जरूरत नहीं रहेगी। बिरजू को उसकी बात सुनकर कुछ हौसला मिला। उसने आगे पूछा, तुम आखिर किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हो? जिस तरह के गैजेट्स तुम्हारे पास हैं वो तो शायद दुनिया के किसी आर्मी के पास भी ना हो। कुछ राज राज ही रहें तो बेहतर है। मैं अपनी संस्था के बारे में ज्यादा नहीं बता सकता। उम्मीद करता हूं कि तुम समझोगे। उनकी बात चली रही थी कि तभी अंगद का फोन बज उठा। उसने फोन उठाकर कहा, जी मैम बोलिए। उधर से अन्नपूर्णा की आवाज आई, तो मैं नॉर्मली 263 को पकड़ने के लिए और कितना समय लगेगा अंगद? मुझे लगता है कि कल रात मैं एनॉमली 263 से निपट लूंगा। हम लोग अब तक उसे एक मामूली पिशाच समझ रहे थे, लेकिन अब मुझे पता चला कि वो तो अपने आप में ही बेहद विलक्षण जीव है। आप जेट को स्टैंड बाय पर रखिएगा। हो सकता है कि कल मुझे तुरंत यहां से रवाना होने की जरूरत पड़े। इतना कहकर अंगद ने फोन रख दिया। बिरजू ने हैरानी से पूछा, नॉर्मली 263? क्या तुम इस पिशाच को इस नाम से संबोधित कर रहे थे? हाँ, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि धरती ऐसे अजूबों से भरी हुई है और मुझे या मेरी टीम के किसी व्यक्ति को इस तरह के अलग अलग मिशंस पर इन एनॉमलीज को कैप्चर करने या फिर खत्म करने के लिए भेजा जाता है। किसी भी एनॉमली को पकड़ने जाने से पहले हमें ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिशियल कंफर्मेशन लेना पड़ता है। जब यह तय हो जाता है कि किसी एनॉमली को पकड़ना है तो उसके बारे में पहले जानकारी जुटाई जाती है और साथ ही साथ एक नंबर भी असाइन कर दिया जाता है। हमें जब खेंदा गांव में चल रहे इस घटनाक्रम के बारे में पता चला तो मुझे इस एनॉमली को आइडेंटिफाई करने, डेटा कलेक्ट करने और कैप्चर या फिर खत्म करने का टास्क दिया गया। संस्था जिस भी एनॉमली से निपटने का मन बना लेती है उसे एक नंबर दे दिया जाता है और फिर संस्था के कुछ लोगों को उसे काबू करने के लिए भेज दिया जाता है। एनॉमली का शाब्दिक अर्थ है कोई भी ऐसी चीज जो साधारण ना हो या जिसे सीधे साफ शब्दों में परिभाषित ना किया जा सके। आमतौर पर सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को ही एनॉमली कंसिडर किया जाता है। मुझे आज ही पता चला कि राक्षस और भूत प्रेत ना सिर्फ वाकई में मौजूद होते हैं बल्कि दुनिया में उनसे निपटने के लिए एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन भी है। मुझे लगता है कि आज मैं पागल हो जाऊंगा। पिशाच के ऊपर पहले से ही तुमने एनॉमली 263 का ठप्पा लगा दिया। अगर तुम इसे पकड़ने में असफल रहे तो? अंगद थोड़ा गंभीर होकर बोला, ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं कि हमारी संस्था ने किसी एनॉमली को पकड़ने का मन बनाया हो और वो हमारे हाथ ना आई हो। बिरजू गहरी सांस लेकर बोला, उसने मेरे पिता की जान ली थी अंगद। तुम वादा करो कि अगर उसे पकड़ोगे तो खत्म कर दोगे। मैं उसकी लाश देखना चाहता हूं। अंगद ने कुछ पलों के लिए बिरजू को देखा और फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए बोला, तुमने मेरी इतनी मदद की है, इसके बदले में मैं इतना तो कर ही सकता हूं। अब तुम सवाल ही करते रहोगे या हम वापस गांव की तरफ जाएं? बिरजू बोला, हाँ अब तो शाम भी गिरने लगी है। जल्दी गांव पहुंचते हैं और कल रात फसल अर्पण के वक्त
पिशाच को कैसे पकड़ा जाए उसकी योजना बनाते। इतना कहकर बिरजू थोड़ा सा आगे बढ़ गया। अंगद उसके पीछे ही था, जिसकी वजह से बिरजू ये नहीं देख पाया कि उनकी वार्तालाप के बाद से उसके चेहरे पर असंतुष्टि के भाव थे। शाम 6 बजे तक अंगद और बिरजू पैदल चलते हुए लॉज तक लौट आए थे। अचानक उन्होंने सामने देखा कि एक जीप खड़ी है। बिरजू बोला, ये तो धीरज की जीप है, ये यहां क्या कर रही है? अंगद को भी यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा। वो थोड़ा और आगे बढ़े तो देखा कि रामलाल और उसका बेटा धीरज विपुल के लॉज के एकदम बाहर ही खड़े उसे और गिरीश को डरा धमकाकर कुछ पूछताछ कर रहे थे। उनके साथ 10-12 लठैत लोग भी खड़े हुए थे। गिरीश चेहरे से थोड़ा घायल भी लग रहा था, जैसे उसे पीटा गया। ये देखकर बिरजू अंगद को लेकर वहां से 10 कदम दूर एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे जा छिपा। अंगद ने पूछा, ये क्या हो रहा है? क्या ये मुझे ढूंढने के लिए यहां आए हैं? बिरजू ने धीरे से कहा, ये जिस आदमी ने सैफरॉन रंग का कुर्ता पहना है ना, वो धीरज का बाप रामलाल है। उसने शायद ये पता लगा लिया कि तुम इस लॉज में रहते हो और अब तुमसे अपने बेटे की पिटाई का बदला लेने आया है। अंगद चिढ़कर बोला, अरे यार, एक तो जितना सोचो कि आम नागरिकों के साथ लड़ाई में नहीं पड़ना है, उतना ज्यादा ये लोग कूद कूद कर मुझसे लड़ने चले आते। बिरजू बोला, यहां तो तुम अब रुक नहीं सकते, हमें इनकी नजर बचाकर गांव से बाहर निकलना होगा। गांव से बाहर? फिर हम पिशाच को कैसे पकड़ेंगे? अपनी जान बची रहेगी तब हम उसे पकड़ पाएंगे ना। पिशाच से मुझे भी अपने पिता की मौत का बदला लेना है, लेकिन उसके लिए हाथ पैर सलामत रहने जरूरी है। गांव से निकलकर हम कोई और योजना बना लेंगे। यह सुनकर अंगद बोला, कोई और योजना बनाने का वक्त नहीं है मेरे पास, तुम यहीं ठहरो, मैं इनसे निपट कर आता हूं। इतना कहकर अंगद ने उनकी तरफ बढ़ने की सोची, लेकिन बिरजू उसे एकदम से रोककर बोला, 1 मिनट, तुम खुद को समझते क्या हो? माना कि तुम कोई प्रशिक्षित फाइटर हो, लेकिन 3 लोगों से और 12 लोगों से भिड़ने में जमीन आसमान का फर्क होता है। तब तक देर हो चुकी थी। उनकी बहस अनजाने में इतनी तेज हो गई थी कि आवाज रामलाल के कानों तक पहुंच चुकी थी। उसने अपनी बुलंद आवाज में कहा, बरगद के पेड़ के पीछे जो कोई भी छिपाए वो अपने आप सामने आ जाए, वरना मेरे लोग उसे घसीट कर मेरे सामने ले आएंगे। बिरजू सिर पर हाथ रखकर बोला, लो, हो गया कल्याण। जब वो और अंगद पेड़ की आड़ से निकलकर उन लोगों के सामने आए तो रामलाल की तो बाछें ही खिल गई। वो मुस्कुराकर बोला, अरे वाह, मुझे लग रहा था कि अभी इन्हें ढूंढने के लिए और मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन यहां तो शिकार खुद चलकर शेर की मान तक आ गया। अंगद को देखकर विपुल रुआंसा होकर बोला, आप किधर चले गए थे शहरी बाबू? देखो आपके चक्कर में कितना पीट दिया गिरीश को। अंगद तो कुछ नहीं बोला, लेकिन बिरजू को लग रहा था कि वो अब भी सिचुएशन संभाल सकता है। वो थोड़ा आगे बढ़कर बोला, देखिए रामलाल जी, हमारी कोई इच्छा नहीं थी धीरज से भिड़ने की। आपके बेटे ने ही पहले हाथापाई शुरू की और फिर उसके जवाब में मेरा दोस्त उससे जाकर भिड़ा। रामलाल का चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो चुका था। उसने कहा, हां, तो जब किसी को पता चलेगा कि कोई दूसरा आदमी उसकी होने वाली बीवी को भगा कर ले जाना चाहता है तो वो कोई ना कोई कदम तो उठाएगा ही। मेरे बेटे ने भी वैसा ही किया और तेरे दोस्त ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया। जब मेरा बेटा छोटा था तो स्कूल में टीचर ने उसे थप्पड़ मार दिया था। मैंने उस टीचर को पहले तो बड़ी सड़क पर पिटवाया और उसके बाद उसे स्कूल छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उसे मजबूरन नौकरी की तलाश में शहर जाना पड़ा। तेरे दोस्त ने तो धीरज का हाथ तोड़ा है। सोच कि मैं उसके साथ क्या करूंगा। बिरजू ने गुस्से में आकर कहा, ये कहानी किसे सुना रहे हैं आप? मैं भी उसी प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हूं जहां आपका बेटा था। मास्टर दीनानाथ ने जब अगले दिन से आना बंद कर दिया तभी मैं समझ गया था कि उन्हें उनकी नौकरी ईमानदारी से करने का फल मिल चुका है। आपके बेटे ने ही बदतमीजी की थी
आपने उस वक्त भी उसकी गलतियों पर पर्दा किया था और आज भी कर रहे हैं। बेहतर होता कि आप धीरज को ही उसकी गलतियों के लिए 2-4 थप्पड़ लगा देते। कम से कम आज उसे सारा गांव एक गुंडे के रूप में तो नहीं जानता। एक तो रामलाल को पहले से ही गुस्सा चढ़ा था, बिरजू की इस बात ने आग में घी डालने का काम कर दिया। रामलाल दांत पीसते हुए बोले, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे को गुंडा कहे? पूरे गांव में किसी की इतनी हिम्मत नहीं है। बिरजू का भी पारा चढ़ चुका था। वो बोला, और मैं जानता हूं कि किसी में इतनी हिम्मत क्यों नहीं है। इसीलिए ना कि फसल के देवता को सबसे बड़ा हिस्सा तुम्हारी तरफ से जाता है। इस वजह से तुम लोग समझते हो कि तुमने सारा गांव ही खरीद लिया है। इस वजह से यहां लोग तुम्हारी मनमानी सहते हैं। बस बहुत हुआ, रामलाल ने चीख कर कहा। इन दोनों को मारकर इनकी सारी हड्डियां तोड़ डालो, उसके बाद मैं तय करूंगा कि इन्हें जिंदा छोड़ना है या नहीं। उसके इतना कहते ही सभी के सभी लठैत एक साथ तेजी से अंगद और बिरजू की तरफ बढ़ चले। अंगद गहरी सांस लेकर बोला, हाँ, इन लोगों ने मेरे सामने अब कोई और रास्ता नहीं छोड़ा। इतना कहते हुए वो भी दौड़ता हुआ उन गुंडों की तरफ जाने लगा। यह देखकर विपुल ने कहा, इसका दिमाग खराब है क्या? इतना भी नहीं पता कि ऐसे वक्त में मुसीबत की तरफ नहीं बल्कि उससे दूर भागते हैं। तो आज का एपिसोड होता है यहीं ख़त्म। आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।